वर्ण विचार में वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये वर्ण क्या होता है, सवाल क्या उठता है कि वर्ण क्या होता है, ठीक है, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो कहेंगे देखिए हम लोग वर्ण की परिभाषा ना एक दो नहीं बल्कि तीन तीन तरीके से दे सकते हैं। वर्ण की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तीन तीन तरीके से। देखिए कैसे कहेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो परिभाषा है ना, ये मतलब भारत के हर एक बच्चा बच्चा को आता है ना। अगर वो हिंदी व्याकरण पढ़ रहा है तो उसको बच्चा बच्चा को ये पता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते, समझे। ये तो हर किसी को पता है, लेकिन अलग शब्दों में कहे तो क्या कहेंगे, कहेंगे भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। मतलब जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ना ध्वनि, वो सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को वर्ण कहा जाता है। मतलब भाषा में प्रयोग किए जाने वाली सबसे जो छोटी ध्वनि होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में बोला जाए तो अ आ ई उ क ख ग जो भी, तो सबके सब क्या है, ये सबके सब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो क्या कहलाएगा, वर्ण। अब देखिएगा गौर कीजिएगा तो इसमें क्या है भाई कि ये आ ई जो है एक प्रकार से क्या है, स्वर है ना। और ये क्या है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, ये और भी नहीं टूट सकता, समझ में आई बात है। लेकिन ये क हलंत ख हलंत क हलंत रहता तो उसे भी नहीं तोड़ सकते। ये लास्ट है, भाषा के सबसे छोटी इकाई है, इसे आप नहीं तोड़ सकते, खंड नहीं कर सकते, क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। क्या कहोगे, भाषा के सबसे छोटी इकाई को हाँ ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एकदम जाहिर सी बात है, बढ़िया समझ गए, चलो जी बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं कि ये वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए वर्णमाला बड़ा आसान, वर्णमाला कैसे आसान, तो कहते हैं वर्णों को व्यवस्थित करने वाले समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे कि देखिए आप कहते हैं कि क के बाद ख ही आएगा और ख के बाद ग ही आएगा, तो ये एक व्यवस्थित समूह बना दिया गया है, समझे। तो कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना अल्फाबेट्स, है ना, तो इसमें क्या कहते हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, इसके बाद डी आएगा। तो इस तरह से आप सीक्वेंस में क्या किए, उसको सजा दिए, है ना, व्यवस्थित कर दिए। तो कहते हैं क्या कि वर्णों को व्यवस्थित करने वाले जो समूह होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में समझा रहे, ठीक है। और बोला जाए कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या जो होती है ना, वामन होती है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में क्या होता है, तो वर्णों को व्यवस्थित करने का समूह बना दिया जाता है, मतलब वर्णों को व्यवस्थित करते हुए समूह बना दिया जाता है। तो बात ये आती है कि कितने वर्णों को हम लोग व्यवस्थित करते हैं ना, कितने वर्णों को व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण में वर्णों की जो कुल संख्या, कुल इसके अलावा नहीं है ना, तो वर्णों की कुल जो संख्या है ना वामन होती है। कितना, वामन। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें कहते हो ना कि इंग्लिश की जो लेटर्स है कितने हैं, तो 26 है ना, 26 है, ए से लेकर जेड तक। तो यहाँ जो है हिंदी ना, तो हिंदी में ठीक इंग्लिश से दुगना है ना, 26 दूनी 52, समझे ना, 26 दूनी 52। तो सोच लीजिए हिंदी से हम लोग 2 गुना ज्यादा है ना, पावरफुल है ज्यादा। तो हिंदी तो 26 गो ही, हम लोग 52 गो, 2 गुना है ना, इस तरह से। अब देखिएगा ये जो 52 गो वर्ण होते हैं ना, इसके भी आधार होते हैं, ऐसे नहीं, उसके भी आधार क्या होते हैं, गौर करना। कहते हैं कि अगर हिंदी में अगर लेखन के आधार पे देखिएगा, है ना, किस चीज पर, लेखन के आधार पे, मतलब अगर हिंदी में आप लिखते हैं तो उसके आधार पे देखा जाए तो वर्णों की कुल संख्या ना 52 हो जाते हैं। लेखन के आधार पे वर्णों की कुल संख्या कितने हैं, 52 है, और जिसमें से 13 जो होते हैं स्वर होते हैं। बताइए 52 है, लेखन के आधार पे कुल वर्णों की संख्या 52, और इसमें से 13 क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। 35 क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं, और 4 क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे 13, 35 और 4 जब जोड़ेंगे अपनी उंगलियों पर तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि 52 हो गया हो, है ना। तो कहते हैं कि ये किस आधार पर, तो लेखन के आधार पर। जब हम लिखते हैं तो पूरे के पूरे 52 वर्णों को लिख सकते हैं, समझे। जब लिखते हैं तो कितना लिख सकते हैं, पूरे के पूरे 52 वर्णों को लिख सकते हैं। 13 लिखेंगे स्वर में, 35 लिखेंगे व्यंजन में, और 4 लिखेंगे संयुक्त में। समझ में आई बातें, बिल्कुल जी, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, कहते हैं क्या कि हिंदी में, है ना, हिंदी में उच्चारण के आधार पे अगर कीजिएगा, देखिए अभी लेखन के आधार पे तो आपने सीख लिया, अब उच्चारण मतलब हमारे जो साउंड्स निकलते हैं मुंह से ना, उसको उच्चारण बोल रहे हैं। तो कहते हैं हिंदी में अगर उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या गिनिएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा 45 ही उच्चारित हो पाता है ना।
52 तो होते हैं लेकिन 45 गो ही उच्चारित होते हैं। समझ में आई बातें? देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि लेटर्स हमारे कितने होते हैं पता है आपको? लेटर्स हमारे मात्र 26 होते हैं, है ना, लेकिन उच्चारण पता कितना होता है? हाँ 45 होते हैं, समझ लीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश का उच्चारण एक ही जैसा है ना, उच्चारण उतना ही होगा, लेकिन लेटर्स की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इंग्लिश का बड़ा अलग ही रोल है भाई, वहाँ पे सी को क भी पढ़ा जाता है, स भी पढ़ा जाता है, च भी पढ़ा जाता है, सब अलग अलग मैटर है भाई, है ना, क्योंकि वहाँ पे लेटर्स कम है और उच्चारण का साउंड्स ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लेटर्स ज्यादा हैं, उच्चारण से कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेटर्स को मिला के, बहुत सारे ऐसे वर्णों को मिला के ना एक ही साउंड बना दिया जाता है, समझे ना। हाँ तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि 45 ही वर्ण होते हैं। कब? जब हम लोग कभी उच्चारण करते हैं। इसमें से 10 गो होता है स्वर, 10 गो होता है स्वर, उच्चारण 10 गो होगा बढ़िया तरीके से, और 35 गो होते हैं व्यंजन, है ना, 35 गो होते हैं व्यंजन, समझे। तो 10 गो स्वर और 35 गो व्यंजन मिलाएगा तो उच्चारण के आधार पर कितना हो जाएगा? 45 गो, समझे। हाँ अब समझ लीजिए कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग? जल्दी से बताएंगे कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, है ना, हिंदी वर्णमाला में, है ना, हिंदी वर्णमाला के कितने भेद किए गए हैं? हिंदी वर्णमाला के कितने भेद किए गए हैं? किस आधारों पर? गौर कीजिएगा बाबू। कहते हैं कि प्रयोग के आधार पे या तो उच्चारण के आधार पे हिंदी वर्णमाला को कितने भेद में किए गए? तो कहेंगे 2 भेद में किए गए हैं। कितने भेद में? 2 भेद में किए गए। किसे? हिंदी वर्णमाला को, ठीक है। पहला वाला हो जाता है आपका स्वर और दूसरा वाला हो जाता है आपका व्यंजन, समझे। पहला वाला स्वर होता है, दूसरा वाला व्यंजन होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि ये स्वर क्या होगा और व्यंजन क्या होगा। तो कहेंगे क्या कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है ना। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। कहेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वह भी स्वर कहलाते हैं, है ना। जो व्यंजनों के उच्चारण में क्या हो? सहायक हो, वह भी क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। अब समझ लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है। तो देखिए उच्चारण के आधार पे अगर स्वरों की संख्या देखिएगा तो आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे, ठीक है। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितने हैं? 10 हैं, समझे। अब कहेगा 10 कहाँ से कहाँ तक? तो अ से लेकर औ तक। आ से लेकर औ तक में क्या क्या आ जाएगा? तो अ आ ई उ ए आई ओ औ, है ना, ये सब आ जाते हैं आपके उच्चारण के आधार पे। स्वरों की संख्या कितने? 10 होते हैं। लेकिन अगर आप इसी स्वरों को अगर आप लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं, तो लेखन के आधार पर स्वरों की जो संख्या है कुल मिला के कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। और 13 कहाँ कहाँ से होंगे? तो अ से लेकर अह तक, आ से लेकर अह तक, समझे। इसमें आपको 3 बढ़ जाते हैं, एक बढ़ जाता है आपका री और 2 बढ़ जाता है आपको अन और अह, है ना, अन और अह। तो 3 बढ़ गए, तो 10 में 3 बढ़ गए, तो लेखन के आधार पे कितने हो जाएंगे? 13। तो कहेंगे अ से लेकर अह तक क्या हो गया आपके लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या, ठीक है। और कहेंगे उच्चारण के समय दृष्टि से, उच्चारण के समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। मतलब मान लीजिए कि जब हम उच्चारण करते हैं उसके दृष्टि से देखा जाए कि कितना किसमें कितना समय लगता है, तो कहते हैं उच्चारण के समय की दृष्टि से, क्या बोलेंगे? उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर जो होते हैं 3 भेद में बांटे जाते हैं। मतलब कौन कितना स्वर समय लेता है ना, कौन कितना समय लेता है, कौन सा स्वर कितना समय लेता है उच्चारण करने में। तो ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुप्त क्या होता है। तो कहेंगे उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर, समझे। चलिए अब हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुप्त स्वर क्या होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है ना, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या जो है 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन होते हैं? गौर करना बढ़िया से, है ना। इसकी संख्या 4 होती है और ये जो है अ है, ई है और उ है और री है। मतलब अ, हर्षई, हर्षऊ और री, इसकी संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर्षई, हर्षऊ
री और अ, ठीक है जी। हाँ, और ये मूल मूल स्वर भी इसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूल स्वर, समझे, इसको मूल स्वर कहा जाता है। अब बात आ जाते है दीर्घ स्वर क्या होता है। तो कहेंगे जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, मतलब इसकी अपेक्षा कितना समय लगेगा? दुगना। मतलब ह्रस्व में लग रहा था कम से कम, तो इसमें डबल डबल समय लग रहा है। तो कहेंगे क्या कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और ये हिंदी में 7 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में? 7। अब कहोगे कि बताइए सर, उच्चारण के आधार पे कितने स्वर थे भाई, है ना? तो कुल मिला के 10 और या तो 11 भी माना जाता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पे 10 नहीं तो 11 माना जाता है ना। तो ये पूरे के पूरे 7 गो हो जाएंगे क्या चीज भाई? आपके 7 गो हो जाएंगे आपको दीर्घ स्वर, है ना। और 4 गो हो जाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। तो कितने होगा कुल मिला के? कुल मिला के 11 गो, समझे। तो 11 गो भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें आ जाता है बड़ी वाला अ, है ना, बड़ी वाला, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब के सब आ जाते हैं, समझे। हाँ, अब कहिएगा कि कैसे हम इसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो दीर्घ स्वर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं, है ना, ये छोटे छोटे स्वरों से मिलकर बना हुआ है ना। कहोगे कैसे? तो देखिए, जब अ और अ को मिलाइएगा तो बड़ी वाला अ बन जाता है, मतलब हर्षई हर्षई को मिलाते हैं तो दीर्घई बन जाता है। हर्षई हर्षई को मिलाते तो क्या बन जाता है? दीर्घई। अब यहाँ पर हर्षई हर्षई को मिला दिया, है ना, तो कहेंगे हर्षई हर्षई को मिला दिए तो क्या बन गया? दीर्घई बन गया। हर्षऊ हर्षऊ को मिला दिए तो क्या बन गया? दीर्घऊ बन गया, है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे वाले को मिलाते तो क्या बन जाता है? बड़ी वाला। अब कहिएगा ए कैसे बनता? तो ए बनता है अ और ई के मिलाने से। अब अ और ई भी क्या है? तो कहीं ना कहीं ह्रस्व स्वर है। अ और ई क्या है? ह्रस्व स्वर। ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? ए। तो ए क्या है? दीर्घ स्वर। क्या है? ए, दीर्घ स्वर। कहेंगे अ और ए को जब मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? अ और ए को मिलाते हैं तो ए बन जाता है, और ए क्या है? दीर्घ स्वर। तो किस तरह से ह्रस्व से दीर्घ बनता है, आप देख रहे हैं ना। हाँ, ह्रस्व से दीर्घ, मतलब छोटी से बड़ी बन जाता है। यहाँ अ और उ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता? ओ। अ और उ को मिलाते तो ओ, और अ और ओ को मिलाते हैं तो औ बन जाता है। तो इस तरह से चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं ह्रस्व से दीर्घ में बदल रही है। तो ह्रस्व की संख्या 4 होते हैं और दीर्घ की संख्या 7 होते हैं, और दोनों की संख्या मिला जाए उच्चारण के आधार पे तो 11 हो सकते हैं, ठीक है जी। री को भी मिला लिया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे क्या? 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। चलो, यहाँ पे री को मिला लिया जाता है ना। चलो, ओके। अब कहते हैं ये प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर क्या होता है? तो देखो, इन दोनों के अपेक्षा में, है ना, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा में 3 गुना समय ले। कितना समय? 3 गुना। तो कहेंगे ये क्या है? प्लुप्त स्वर। कहते हैं जिन स्वरों को उच्चारण में दीर्घ स्वरों की भी अपेक्षा में अधिक समय लगता है, उसकी अपेक्षा में भी अधिक समय लगता है, मतलब इन दोनों को अपेक्षा में ज्यादा समय लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, उन्हें प्लुप्त स्वर। और प्रायः इसका जो प्रयोग है ना, दूर से बुलाने में किया जाता है। दूर से बुलाने में, जैसे मान लीजिए कि हम राम जी को बुला रहे हैं, राम जी कहाँ रहते हैं? बहुत दूर में, आसमान में, है ना। तो कहते हैं हे राम मेरी मदद करो, हे राम, ऐसे बोले, हे राम, है ना। शंकर जी को बुला रहे हैं, ओम ओम, है ना, इस तरह से, समझे। अरे लड़का, ऐसे एकदम 3 गुना समय लेके बोल रहे हैं, समझे। आम, राम, ऐसे करके, समझे ना। इसको क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, कहते हैं कुछ विशेष बातें ध्यान दीजिए। विशेष बातें क्या है? कहते हैं कि दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर का दीर्घ रूप ही नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप ये समझ रहे कि दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व स्वर का रूप है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो ह्रस्व स्वर है, जो दीर्घ स्वर है, कहीं ना कहीं वह ह्रस्व का क्या है? रूप है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग जो है ना, दीर्घ शब्द का प्रयोग है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे किया जाता है ना। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कह देंगे कि जितना भी मेरा दीर्घ स्वर है सबके सब ह्रस्व से बना है। ठीक है, बना है, आप देख भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे तुलना न करके कहेंगे कि समय से तुलना करेंगे। अगर इसमें कम समय लग रहा है तो ह्रस्व कहेंगे, 2 गुना समय लग रहा है तो दीर्घ कहेंगे, 3 गुना समय लग रहा है तो प्लुप्त कहेंगे। बस यही विशेष बातें आपको बतलानी थी, ठीक है। आगे देखो,
अब कहते हैं कि ये सारे तो पढ़ लिए, तो क्या हर एक वर्णों का मात्राएं भी होती है क्या? तो हाँ बिल्कुल होती है। बिना मात्रा के आप कोई भी शब्द का गठन नहीं कर सकते, है ना, बिना मात्रा के कोई भी शब्द का गठन नहीं कर सकते। तो हर एक वर्णों का अपना एक मात्रा भी होता है ना। और मात्रा किसका होता है? तो सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों का होता है ना, क्योंकि व्यंजन इन्हीं सारे मात्राओं से मिलाकर बना दी जाती है, समझे ना, बिल्कुल। और चलिए गौर कीजिएगा, है ना, इन्हीं सभी मात्राओं से कैसे बना दी जाती है व्यंजन, गौर कीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, तो मात्राएं किसकी होती है? तो स्वर वर्णों की, स्वर वर्णों की मात्राएं होती है। तो कहेंगे क्या? स्वर के बदलते हुए स्वरूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि स्वर वर्णों के क्या है? रूप हैं, क्या? मात्राएं। तो कहेंगे स्वर के बदलते हुए जो रूप होते हैं ना, स्वर के बदलते हुए जो स्वरूप होते हैं उसको क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहोगे? स्वरों के बदलते हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कहते हैं स्वरों की जो मात्राएं होती है वो निम्नलिखित इस तरह से हैं। तो कहोगे स्वरों की मात्राएं क्या? निम्नलिखित इस तरह से, जैसे कि स्वर की मात्रा आप देख सकते हो, इससे कैसे शब्द बनाए जाते हैं, कैसे मात्राएं होती है, कैसे स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना है कि किस तरह से स्वर होते हैं, किस तरह से मात्राएं होती हैं और किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ गौर करो, ये क्या है हमारा? तो ये हमारा एक प्रकार से अ जो है स्वर है। अ क्या है? स्वर है। आ भी मेरा स्वर है ना। ई भी मेरा स्वर है, और ये बड़ी वाली ई भी मेरा स्वर है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो सबके सब देख रहे हो, ऊ, बड़ी वाली ऊ, है ना, री देख रहे हो, ये सब क्या है जी? ये कहीं ना कहीं से स्वर है। क्या है? स्वर है। तो ये जो स्वर है उसकी मात्राएं क्या क्या होती है? तो बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है, आप गौर करो। देखो, ये वाला जो अ होता है ना, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है, इसलिए मैंने कट्टम कुट्टिम कर दिया है ना, मतलब क्रॉस एंड क्रॉस कर दिया, मतलब इसका कोई भी मात्रा नहीं होता। तो हम कैसे शब्द बनाएंगे? तो जैसे नॉर्मल सा बनाते हैं, कम, हट, मत, चल, पढ़, ले, ऐसे करके, समझे ना। बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या कर देंगे? कोई भी मात्रा के इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस जैसे शब्द है वैसे ही लगा देंगे, अ की मात्रा हो जाएगी। और अगर आ की मात्रा बोलोगे तो आ की मात्रा क्या होता है? एक डंटी, है ना, एक डंटी लगा दोगे, ये आपकी आ की मात्रा हो जाएगा। जैसे कि का प्लस आ की मात्रा का, आम, काम, है ना, काम, तो ऐसे बोलोगे काम, काम, ठीक है। अब देखो कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मान लीजिए किसान लिखा होना चाहिए था, है ना, क्या लिखना होना चाहिए था? किसान, समझे। तो मान लीजिए किसान लिखना होना चाहिए था, तो आप कैसे लिखोगे? तो इस ई की मात्रा लगाओगे, किस में लगाओगे? तो क में, है ना, किस में लगाओगे? तो क में, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। ओके, मान लीजिए ये किसान लिखा हुआ है, तो किस में लगा दी की मात्रा? हाँ, क में। तो ये सब के सब मात्राओं के इस्तेमाल तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका इधर से होता है, इसका इधर से होता है, ओ की मात्रा इधर से होता है, ओ की मात्रा इधर से होता है, री की मात्रा इस तरह से होता है, ए की मात्रा ऐसे होता है, इस पे डबल वाला होता है, इसका ओ ऐसे लिखाता है और ऐसे लिखाता है। ये सब क्या है? ये सब मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं। हर एक स्वर का क्या होता है? मात्रा होता है। हर एक स्वर का क्या होता है? मात्रा होता है, और उसी से शब्द का निर्माण होता है, उसी से शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि ये जो अ होता है, ओनली अ, है ना, आ नहीं अ, तो कहते हैं अ वाले जो स्वर होते हैं ना, आ वाले क्या होते हैं? जो स्वर होते हैं ना, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, जैसे कि मैंने अभी बताया। और उसमें व्यंजनों को, अपना स्वरूप को अगर लिखना चाहिएगा तो निम्नलिखित इस तरह से दिखेगा। अगर अ वाली मात्रा से व्यंजन बनाते हैं तो आपका व्यंजन कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब हलंत हलंत लगा हुआ, जैसे कि क हलंत, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत, त हलंत, थ हलंत, ध हलंत, मतलब इसमें भी व्यंजन लगा हुआ है। मतलब इसी तरह से आपको स्वरूप उसका दिखने को मिल सकता है, ठीक है। कौन सा वाला मात्रा? तो अ वाला मात्रा। तो कहते हैं जैसी ये सब हलंत वाला में अगर हम लोग अ की मात्रा जोड़ देते हैं, कौन सी वाला? अ की मात्रा। तो कहते हैं जैसे हम लोग अ की मात्रा को जोड़ते हैं तो हलंत का जो चिन्ह होता है हट जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये मूल स्वरूप किसका है? ये मूल स्वरूप है व्यंजन का। क्या है? हलंत वाला मूल स्वरूप किसका है? व्यंजन का। तो मूल स्वरूपों, व्यंजन के मूल स्वरूपों में जब हम अ की मात्रा, सिर्फ अ की मात्रा बोल रहा हूँ, आ नहीं, अ की मात्रा अगर जोड़ देंगे आपका हलंत का चिन्ह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। किस तरह से? तो हलंत हट के क, च, छ, ज, झ, त, ध, इस तरह से लिखे जाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना? बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, घर की तरह दम, है ना, दम समझा रहा हूँ, समझे? हाँ बिल्कुल। चलिए बढ़िया है जी।
अब मान लीजिए कि अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने अभी अभी तो क्या सीख लिया भाई, अभी अभी आपने पूरे के पूरे स्वर सीख लिया। स्वर कितने प्रकार से, तो बताइए 3 प्रकार के। आपने बोला ना, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है। फिर उस स्वरों की मात्रा को सीखा, है ना। अब हम लोग सीखेंगे व्यंजन क्या होता है, ठीक है, व्यंजन क्या होता है। तो गौर करिएगा, कहेंगे क्या कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, क्या कहेंगे, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ण है और उसको पूर्ण उच्चारण करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगी, स्वरों की सहायता होगी, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से किसी वर्ण को पूर्ण तरीके से उच्चारित कर ही नहीं सकते हैं, है ना। उसमें कोई ना कोई स्वर होगा ही होगा, चाहे वो खुद ही स्वर रहे या तो व्यंजन बोला जाएगा तो उसमें भी स्वर शामिल होगा। तो कहते हैं कि जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब अर्थात हम भी कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं कि व्यंजन जो होता है बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोली जा सकती है ना। मतलब वैसा वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आसान से शब्दों में समझ सकते हैं, क्या कहेंगे, व्यंजन जो होता है बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोली जा सकती है ना। एंड कहेंगे व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, तो देखिए व्यंजन की संख्या अगर बोलिएगा तो कितने लोगों का मत होता है, 33 होता है। कितने लोगों का मत क्या होता है, 33 होता है, ठीक है जी। हाँ, कभी कभी 35 भी हो जाता है। तो ये संख्याएं बढ़ती घटती से रहते हैं। हम आपको सारा डिटेल में चीजें हम बतलाएंगे, टेंशन नॉट जी, है ना, टेंशन नॉट। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जो 3 भेद होते हैं, मतलब व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो कहते हैं इसमें निम्नलिखित 3 भेद होते हैं व्यंजन का। पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा भेद होता है ऊष्म व्यंजन। समझे, पहला भेद क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। अब पहला वाला बात आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, बढ़िया से समझ लो। कहते हैं इन्हें 5 वर्गों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, है ना। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, है ना। इसे 5 वर्गों में बांट दिया गया, प्रत्येक वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का नाम के पहले वाला वर्ग के अनुसार रखा जाता है। जैसे कि क वर्ग है तो क ख ग घ, च वर्ग है तो च छ ज झ, ट वर्ग है तो ट ठ ड ढ, ट वर्ग है तो त थ द द, प वर्ग है तो प फ ब भ। आप कह लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है, परिभाषा भी तो बता दीजिए। तो कहेंगे वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपस में स्पर्श करती हो तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 25 होते हैं। इसके कुल वर्ग 5 होते हैं। प्रत्येक वर्गों में 5-5 वर्ण शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्गों का जो पहला वाला वर्ण होता है उसी के आधार पर वर्गों का नाम दिया गया है। इस तरह से समझ सकते हैं। क्या बोलोगे कि वैसा व्यंजन वर्ण, है ना, जिसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपस में स्पर्श करता हो, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है जी। हाँ, और इसके 5 गो वर्ग होता है और इसकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो बताइए 5-5 25 हो जाएगा, है ना। तो बताइए इसमें भी 5 हुआ, इसमें भी 5 हुआ, इसमें भी 5 हुआ, समझे, और इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो बताओ कुल मिला के कितने हो जाएंगे, कुल मिला के 25 हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये लास्ट में 2 गो क्यों छांट रखे हो आप, है ना। तो देखो ये भी कहीं ना कहीं व्यंजन कहलाते हैं, जिसको हम लोग द्विगुय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुय व्यंजन। तो ये वाले बात को थोड़ा हटकर समझना, ये जो है ना, हाँ, ड और ढ इसको द्विगुय व्यंजन कहते हैं, 2 गो गुण रखने वाले, है ना। 2 गो गुण कैसे रखता है वो हम बताएंगे। अभी पहले आप जैसे समझा रहे हैं वैसे एकदम अस्थिर से समझते चलो, ठीक है। तो 25 गो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, 2 गो हो गया आपका द्विगुय व्यंजन, मतलब 2 गो गुण रखने वाला द्विगुय व्यंजन कहलाता है, ठीक है। इसमें ड और ढ आता है। चलिए अगला वाला समझिए। पता है अंतःस्थ व्यंजन हो गया, दूसरा का वाला भाग क्या होगा, अंतःस्थ, क्योंकि व्यंजन वर्ण के 3 भाग होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आप कहेगा अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, तो कहेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख की हवा जो होता है अंदर की ओर चली जाती है तो उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन। कहेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख की हवाएं अंदर की ओर चली जाती है उसी को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अब देखो अंदर मतलब अंत होता है, अंदर मतलब अंत,
अस्त मतलब डूबना, तो मुख की हवा अंदर डूब जाती है तो इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। समझ रहे बातें, क्या कहोगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और इसकी जो संख्याएं होती है निम्नलिखित 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो कहेंगे य र ल व, य र ल व, य र ल व, क्या है अंतस्थ व्यंजन। अगर आप य र ल व बोल के ट्राई कीजिएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा मुख का हवा जो है अंदर की ओर, कोशिश कीजिए तो। चलिए आप में से कौन कौन कोशिश कर रहा है, बोलिए, य र ल व, य र ल व, लगेगा कि हवाएं जो है अंदर की ओर अस्त हो रही हैं। तो अंतः मतलब अंदर, अस्त मतलब डूबना, है ना। हमारी मतलब मुख की जो हवा है अंदर की ओर अस्त हो रही है तो अंतःस्थ। क्या कहेंगे, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख की हवाएं अंदर की ओर चली जाती है अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। इसकी संख्या 4 होते हैं, य र ल व। हो गया खत्म, है ना। चलिए अब समझिएगा उसमें व्यंजन क्या होता है ना, उसमें व्यंजन। तो कहेंगे ये निम्नलिखित 4 होते हैं, जैसे कि सकार वर्ण और हा। अब कहोगे सर सकार वर्ण और हा क्या होता है, सब बताते हैं, पहले परिभाषा जानो। उष्म व्यंजन क्या होता है, उष्म का मतलब क्या, गर्मी, है ना, गर्मी उष्मा, है ना। तो कहेंगे वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकले, गर्म हवा निकले, है ना, तो हम लोग कहेंगे उष्म व्यंजन। आप कहोगे सर गर्म हवा कैसे निकलता है, तो ठंड के दिनों में आप देखे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बोलने पे ना हमारे मुंह से ज्यादा भाप निकलता है ना, जैसे लगता है कि हम बीड़ी पी रहे हैं, है ना। हम लोग जानबूझ के ठंडा में ना ज्यादा बीड़ी पीते हैं, जान जान के बोलते हैं, और उन सभी व्यंजनों को बोलिएगा ना तो आपको ज्यादा ही धुआं निकलेगा, समझे, उसी को उष्मा बोलते हैं। तो कहेंगे उसमें व्यंजन क्या है, तो हमारे मुख से, है ना, बोलने में उष्मा की तरह प्रतीत हो लगे कि एक हवाएं जो है गर्म गर्म लग रही हो, तो आपको उसमें व्यंजन। और नहीं तो आप ट्राई करके देखिए ना, सकार वर्ण और हा, सकार वर्ण पहले समझा देते हैं। जितना भी स आकार वाले हैं, जितने भी स आकार वाले हैं सबके सब सकार वर्ण कहलाते हैं, जैसे तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, है ना, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स। अच्छा सवाल ये आता है कि ये तलव्य स इसको क्यों कहते हैं, तो देखिए अब मूर्धन्य स इसको क्यों कहते हैं और दंती स इसको क्या कहते हैं। देखिए पहले नंबर तो गलती सुधारिए, डंटे डंटा नहीं होता है ना, डंटा डंटी नहीं होता, इसको डंटी नहीं बोलते हैं बल्कि बोलते हैं दंती। दंत मतलब दांत से बोलने वाला, तो कहते हैं दांत से बोले जाने वाले को दंती सा कहते हैं, है ना। तालु से बोले जाने वाले सा को तलव्य सा, अब मूर्धा से बोले जाने वाले सा को हाँ मूर्धन्य सा। इस तरह से ध्यान रखना कि तालु से बोले जाने वाले को तलव्य सा कहते हैं, मूर्धा से बोले जाने वाला सा को हाँ मूर्धन्य सा कहेंगे, और दांत से बोले वाले सा को दंती सा, दंती 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 सा, है ना। और इसकी संख्या कितने होते, 4 होते भाई साहब। उसमें व्यंजन के कितने होते, 4। तो कहेंगे तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह। अगर इन सभी व्यंजनों को बोलिएगा ना, बोल के देखिए, अभी बोलिए, अभी बोलिए, हाँ हाँ आप ही को करे, बोल के देखिए, आपको ऐसा लगेगा ना जैसे आपके मुख से ना गरम गरम वायु निकल रही हो, है ना। तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हाँ लग रहा है गरम गरम, है ना। हाँ चलो जी, अब देखो आगे देखो, कहेंगे क्या कि ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है ना। यहाँ पे एक बात आ गई है, संयुक्त व्यंजन क्या होती है, संयुक्त व्यंजन क्या होती है समझ लो, ठीक है जी। हाँ तो देखिए बड़ा ही आसान शब्दों में कहेंगे क्या, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब ये 2 से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलता है ना, एक व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, उसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझे गए, समझ गए एकदम आसान शब्दों में, बिल्कुल। अब जैसे कहिएगा कैसे, समझा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो छ देख रहे हैं ना, छ मतलब क्षेत्रीय वाला छ, है ना, क्षेत्र वाला छ, समझ रहे, जो क्षेत्रीय वाला या क्षेत्र वाला जो छ देखते हैं आप, वो किस किस से मिलकर बनता है। तो देखिए क और क हलंत स जो है आपका मूर्धन्य स है, कौन सा स, मूर्धन्य स। तो कहते हैं क हलंत में मूर्धन्य स जब जोड़ते हैं तो छ बन जाता है, और उसी से कौन सा शब्द बन सकता है, उसी से हम लोग अक्षर लिख सकते हैं, उसी से हम लोग क्षेत्रीय लिख सकते हैं, क्षेत्र लिख सकते हैं, है ना। समझ गए ना बढ़िया से। चलिए तो ये शब्द भी बना के दिखा दिया। अच्छा अब कहिएगा ये जो ज्ञा देख रहे हैं वो किससे बनता है सर, ये ज्ञा जो है ना ज हलंत या से बनता है, ज हलंत या, ज हलंत या से क्या बनता है, ज्ञा।
ज हलंत यहाँ से क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा। तो देखिए इसमें दो दो गो क्या बन रहा है, दो दो गो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बना दे रहा है, तो उसको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। और जैसे ज्ञान से बन जाएगा ज्ञान, क्या बन जाएगा, ज्ञान, है ना, हाँ ज्ञानी। समझ गए बढ़िया से। चलो भाई, कहते त्र, अब त्र से त्रिशूल लिखते हो ना या नक्षत्र लिखते हो ना तो कहेंगे त्र। अब कहेंगे त्र किस किस से मिलता है, तो त हलंत र, त हलंत र, तो दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं व्यंजन है कि नहीं, बताओ ये स्पर्श व्यंजन है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, है ना। और ये क्या है, ये अंतस व्यंजन है, ये स्पर्श, त क्या है स्पर्श व्यंजन, और र क्या है अंतस व्यंजन। दोनों व्यंजन को मिला दिया तो क्या बन गया, संयुक्त व्यंजन। तो दोनों व्यंजन को आपस में अगर मिलाते हैं तो एक नया व्यंजन बन के आ जाता है त्र, तो ये क्या कहला लेगा, हमारा संयुक्त व्यंजन कहला लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गौर की बात करो। कहते कुछ लोग ना छ अ ज्ञा को, कहते हैं कुछ लोग छ त्र ज्ञा को हिंदी वर्णमाला में ही गिन देते हैं, है ना। कहते हैं कि ये छ त्र ज्ञा जो है ना आपके हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है, है ना, छ त्र ज्ञा जो है आपके हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है। कहते हैं कुछ लोग छ त्र ज्ञा को हिंदी वर्णमाला में गिन देते हैं, परंतु ये संयुक्त व्यंजन है, कोई वर्णमाला में नहीं है, संयुक्त व्यंजन मतलब उसको व्यंजनों से ही बना दिया जाता है, संयुक्त व्यंजन है। अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रयोग नहीं माना जाएगा, मतलब गलत है ना, इसे व्यंजनों में गिनना, है ना, उसे वर्णमाला में गिनना, उसे वर्णमाला में गिनना उचित प्रयोग नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा बढ़िया से। अब हम लोग आ चुके हैं किस चीज पे, तो अब हम लोग आ चुके हैं घोष और अघोष वर्ण पे, क्योंकि यहाँ पे ना गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिसको हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर ना झंकृत होती है, हमारे जो स्वर है ना वो हमारे गले से निकलती है तो कुछ कंपन होता है, कुछ झंकृत होता है। तो कहते हैं क्या कि कंपन के आधार पे या झंकृत के आधार पे जो वर्ण होते हैं वो दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा। तो यहाँ पे घोष और सघोष वर्णों, अघोष और सघोष वर्णों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला वाला का नाम है अघोष वर्ण, दूसरा वाला का नाम है सघोष वर्ण। सघोष को हम लोग घोष वर्ण भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। तो कहेंगे अघोष वर्ण क्या होता है, सघोष वर्ण क्या होता है। कहेंगे कंपन के आधार पे हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया है। कंपन के आधार पे हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में, दो भागों में, मतलब ये कह लीजिए कि हिंदी के वर्णों को दो भागों में बांट दिया गया है, हिंदी के वर्णों को दो भागों में बांट दिया। किस आधार पे, कंपन के आधार पे। जब हम लोग बोलते हैं जो जो झंकृत होता है गले में, जो कंपन होता है गले में, तो उसी को कहते हैं, उसके आधार पे वर्णों को दो भागों में, पहला वाला को कहते हैं अघोष वर्ण और दूसरा वाला को कहते हैं सघोष वर्ण। तो पहले समझना यहाँ पे अघोष वर्ण क्या है। ठीक है, अघोष वर्ण क्या है, कहते हैं इसकी जो संख्या है ना, इसकी जो संख्या क्या है भाई, तो इसकी जो संख्या है 13 होती है। क्या होती है, 13 होती है। कहते हैं कि जब भी हम लोग बोलते हैं किसी भी वर्ण को जब बोलते हैं और आसानी से बुला जाता है, आसानी से बोल देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं अघोष व्यंजन, है ना। आसानी से बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं अघोष व्यंजन, समझे। और इसमें क ख छ छ ट ये सब तरह आते हैं, ये सब तरह के आते हैं। और इसकी संख्या कितने होते हैं, 13 होते हैं। गौर कर लेना ये 13 कौन कौन है, एकदम बढ़िया से, है ना। आप देखो शॉर्टकट भी बताएंगे, आप टेंशन मत लो, शॉर्टकट भी बताएंगे। देखो गौर कर रहे हो तो इसमें क और ख आया, क्या आया, क और ख आया। तो एक क वर्ग के दो गो आ गया, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। अच्छा, च और छ आया, तो ये च वर्ग के च और छ आ रहा है, मतलब प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। और ये ट और ठ आया, मतलब टठ डरा के दो आ गया, तथा ददा के दो आ गया, और पफवा के दो आ गया। और एगो आ जाता है सकार वर्ण, सकार वर्ण, समझे, सकार वर्ण आ गया। तो सकार वर्ण आ गया, के गो होता है सकार वर्ण, तो 3 गो। तो हम लोग कह देंगे कि प्रत्येक वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ग, क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण और सकार वर्ण को मिला देते हैं तो 13 गो हो जाता है। 13 गो क्या कहलाता है, हमारा अघोष वर्ण कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। अब कहोगे सघोष वर्ण क्या है, तो कहेंगे इसकी संख्या 31। अब देखिए उल्टा कर दीजिए, आप उल्टा करना जानते हैं ना, बिल्कुल कहिएगा कि देखिए अघोष का उल्टा सघोष, है ना, अघोष का उल्टा सघोष, अघोष का उल्टा सघोष। तो अघोष की संख्या थी 13, तो सघोष की संख्या हो जाएगी 31, मतलब 1
3 को उलट दीजिएगा तो 31 है कि नहीं, एकदम उल्टा कर दीजिए। आप कहेगा उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 31 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सघोष वर्ण। तो कहेंगे इसमें से इसमें कौन कौन होता है 31 को, है ना, 31 को कौन कौन होता है, गौर करो। तो कहेंगे इनमें सभी स्वर आ जाते हैं। इनमें कौन आ जाते हैं, सभी स्वर। कहाँ से कहाँ तक, तो अ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक सभी के सभी स्वर आ जाएगा और सभी के सभी व्यंजन आ जाएगा, सभी के सभी व्यंजन आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे भाई, 31 हो जाएंगे, समझे। मतलब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। लेकिन एक गौर कीजिएगा, कौन वाला व्यंजन, सभी के सभी नहीं। जो जो पहले से ही अघोष वर्ण है तो वो सघोष बनेगा क्या, नहीं। तो अघोष वर्ण वाला को छोड़कर बाकी सभी जो व्यंजन है ना, सब के सब कौन हो जाएगा, सघोष। क्योंकि जो अघोष था ना, वो 13 को चुना और कहा कि जो चुना गया है मेरे पास आ जाओ। और जो बचल था तो कहा कि सबके बाबा एक है ना। तो सघोष वर्ण कहा कि जो बच गया सब हमारा पास चले आओ, है ना, सबके सब उसके पास चला गया। तो 31 को बन गया, है ना। तो कहेंगे इनमें सभी स्वर आ जाएगा, पहले नंबर इनमें सभी स्वर, कहाँ से कहाँ, तो आ से लेकर औ तक। और फिर सब बचा खुचा व्यंजन आ जाएगा, समझे। अब देखिए बचा खुचा व्यंजन कैसे आया। तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते थे, 5 तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वर्ण जो है, देखो एक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। तो प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण जो है अघोष वर्ण ले लिया ना। क और ख कौन ले लिया, अघोष वर्ण। च और छ कौन ले लिया, अघोष वर्ण। ट और ठ अघोष वर्ण। तो बचल क्या है भाई, तो यहाँ से अगर प्रथम वर्ण वाला देखा जाए तो पहला क ख उ ले लिया, तो ग और घ अंगा किसके लिए छोड़ दिया, तो सघोष वर्ण के लिए, है ना। और चाचा जजा में च और छ उ ले लिया, तो ज और झ और या किसके लिए छोड़ दिया, सघोष के लिए। अच्छा ट ठ ड ड में तो ट और ठ उ ले लिया, तो ड और ढ न इसके लिए छोड़ दिया। इस तरह से 5 गो वर्ग होता है ना, तो 5 गो वर्ग में 3 गो छोड़ दिया किसके लिए, सघोष के लिए। तो 5 तिये 15, है ना। और यार अलावा क्या है भाई, तो आपका है ये आपका क्या है, उसमें व्यंजन है ना। एक प्रकार से उसमें व्यंजन, समझे, उसमें व्यंजन। तो यार अलावा ये एक तरह से क्या हो जाएगा बाबू, हाँ चलो बढ़िया। यार अलावा अंतःस्थ, सॉरी फॉर दैट, अंतःस्थ है। तो ये यार अलावा और हा, यार अलावा और हा क्या हो जाएगा आपका, हाँ अंतःस्थ हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन को अगर मिला देते हैं और प्रत्येक वर्गों के 3 वर्ण को मिला देते हैं तो क्या क्या बन जाता है मेरा, सघोष वर्ण। और इतना ही नहीं बल्कि सभी के सभी आ ई भी होना चाहिए। तो आ ई में कहाँ से कहाँ तक, आ से लेकर औ तक। और प्रत्येक वर्गों के प्रथम द्वितीय सॉरी तृतीय चतुर्थी पंचमी, तृतीय चतुर्थी पंचमी वर्ण को मिला दीजिएगा और 11 लाभों को मिला दीजिएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 31। अगर आपको इतना समझने में दिक्कत आ रहा है ना, तो अब हम आपको देते हैं ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र से हर कोई समझ जाता है, इतना निश्चित समझ लीजिए। इससे नहीं समझे तो कभी नहीं समझिएगा, इतना तय मान लीजिए, है ना। कभी नहीं समझिएगा इतना क्या मान लीजिए, तय मान लीजिए, ठीक है। हाँ अब तो समझना आपको तय हो गया, ठीक है जी। चलो तो यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है आपका अघोष वर्ण। अब कहिएगा अघोष वर्ण कौन कौन होते हैं, बढ़िया से दम गौर करो। अघोष वर्ण कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। अघोष वर्ण कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब कहोगे 13 कौन कौन होते हैं, तो देखो प्रत्येक वर्गों के प्रथम और द्वितीय। तो मान लो कि ये वर्ग है, कौन सा वर्ग है, क वर्ग। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना। और इधर मैंने दे दिया सकार वर्ण 3 गो, तलव्य स मूर्धन्य स दंती सा। तो ये जो क ख ग घ देख रहे हो ना, तो क ख इसका वाला, च छ ट ठ त थ प फ। तो ये जो देख रहे हो ना मार्किंग किया हुआ, ये गो हो गया 10 गो, और तलव्य स मूर्धन्य स दंती सा हो गया 3 गो। तो ये टोटल कितने हो गए, 13 गो। तो 13 गो कौन कहलाते हैं, तो अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण 13 गो होते हैं, प्रत्येक वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण और फिर सकार वर्ण। समझ गए एकदम बढ़िया से। चलो जी अब अगला वाला समझो। अब कहेंगे अघोष वर्ण समझ गए, है ना। क्या समझ गए जी, अघोष वर्ण समझ गए क्या, सही बात ना। चलो बढ़िया, ओके। अब समझोगे घोष वर्ण, क्या समझोगे, घोष वर्ण समझोगे। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अघोष वर्ण 13 गो होता है और प्रत्येक वर्गों का कौन कौन होता है, तो प्रत्येक वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है और तलव्य स मूर्धन्य स दंती सा होता है, 13 गो। अब बात आ जाता है घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन कौन होता है, तो प्रत्येक वर्गों का तृतीय चतुर्थी और पंचमी,
प्रत्येक वर्गों का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, है ना। तो इसमें अगर क वर्ग को ले लिया जाए तो तृतीया कौन होगा, ग, और चतुर्थी घ, और पंचमी अंग। तो क घ अंग क्या होगा, घोष वर्ण, है ना। ज झ इया घोष वर्ण, ड ढ न घोष वर्ण, द ध न घोष वर्ण, प भ म घोष वर्ण। और इसमें से कितना ये होता है, 31 गो, है ना। तो बताओ ये के गो हो गया भाई, तो 5, है ना। बताओ ये कितने हो गए, 5 तिये 15, है ना, 5 तिये 15 गो ये हो गए। और कितना बताया था आपको, 31 गो। घोष वर्ण कितना था, 31 गो। अब देखो य र ल व और ह, तो अगर मिलाइएगा तो ये कितने हो गए बाबू मेरे, ये कितने हो गए आपके, हाँ, तो ये कुल के कुल मिला के हो गए आपके 2 2 4 5 20 गो हो गए, है ना, 20 गो। अब कहिएगा 20 गो ये हो गया, और 11 गो क्या होता है, स्वर होता है। 11 गो क्या होता है, स्वर, है ना, होता है ना 11 गो स्वर। तो अगर आप स्वर को मिलाइएगा तो कितने हो जाएंगे, तो 20 गो और 11 गो स्वर 31 गो। तो हो गया कि नहीं हो गया, तो घोष वर्ण कितने हो गए, 31 गो। आसानी से समझ रहे हो, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं ना होने दे रहे हैं। चलो बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल ओके। करिश्मा हेलो, प्रणाम। चलो बढ़िया, सभी लोग समझ तो रहे हो ना। चलो कोई नहीं यार, अपना फर्ज है समझाना, चाहे जितना वक्त लग जाए, है ना। मेरे को पढ़ाना है भाई, मजाल नहीं कि किसी ने कुछ भी कह ले या क्लास ना कर ले, है ना। चलो यार आगे बातें करते हैं। अब समझ लो हम लोग 2 प्राण के बारे में समझेंगे, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। कहते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटे हैं, है ना। उच्चारण के अनुसार जब हम उच्चारण करते हैं तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। तो पहला वाला उच्चारण के अनुसार व्यंजन जो है उसको कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरा वाला जो व्यंजन है उसको कहते हैं महाप्राण। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होता है वही समझेंगे, समझे। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होता है यही हम लोग समझेंगे। समझ में आई बातें, चलो जी बढ़िया। कहते हैं कि अल्प प्राण पहले नंबर गौर कीजिएगा, कहेंगे ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है। क्या बोलता है, कहते हैं वैसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, तो उन्हें हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में कम समय लगे और या बोलने से मुख से कम वायु निकले तो उसको हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, है ना। इतना ही समझ लीजिए, अल्प का मतलब ही होता है कम। क्या होता है अल्प का मतलब, कम, और महा का मतलब ज्यादा, है ना। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा, समझ गए ना। हाँ बस इतना ही समझ लीजिए, समझ गए, हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं कि अल्प प्राण जो होता है कम समय लेता है बोलने में, मुख से कम वायु निकलती है, अल्प प्राण व्यंजन हो गया। कहेंगे इसकी संख्या कितना होता है, इसकी संख्या कुल मिलाकर 20 गो होती है। कितना होते हैं अल्प प्राण व्यंजन की संख्या, तो 20, है ना, 20 गो होती है। अब कहेंगे कौन कौन होता है, तो देखिए प्रत्येक वर्गों का प्रथम वर्ण, है ना, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, है ना। प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है। तो प्रत्येक वर्गों का ले लीजिएगा तो आपको प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए वर्ग कितने हैं आपके, तो आपके वर्ग है 5 गो, है ना। तो प्रत्येक वर्गों को लीजिएगा तो प्रत्येक वर्गों को लीजिएगा तो 3 गो कितना हो जाएगा, 15 गो, है ना, 15 गो। और एगो ले लीजिएगा आप अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, क्या लीजिए अंतःस्थ, जैसे य र ल व, य र ल व, इसको ले लीजिएगा अंतःस्थ वाला को। तो 15 गो इधर हो गया प्रत्येक वर्गों का वर्ण, अब 4 गो हो गया अंतःस्थ वर्ण, एक हो जाता दिग्गु वाला। तो दिग्गु वाला कौन हो जाता है, तो ढ हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ड, समझ रहे, ड। तो ये ड को मिलाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कुल मिलाकर 20 गो, है ना, कुल मिला के 20 गो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हाँ, अल्प प्राण की संख्या, अल्प प्राण की संख्या। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे ना तो आप ऐसे तो जरूर ही समझ जाइएगा, लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझिएगा तो सोच लीजिए कि हमको इस दुनिया में अब कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ बस इतना ही समझ लीजिए कि अब इस दुनिया में आपको आप कोई आसान शब्दों में पढ़ाने वाला नहीं है, आप फालतू हो चुके हैं, ठीक है। हाँ तो आप समझिए कि अल्प प्राण कौन कौन होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो तो देखिए हम जैसे कि अभी बताएं कि प्रत्येक वर्गों का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण
और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। तो वर्ग के गो होता है 5 गो, तो पांचों वर्ग के प्रथम वर्ण ले लिया, हाँ जी, तृतीय वर्ण ले लिया, हाँ जी, और पंचम वर्ण ले लिया, हाँ जी। कितने हो गए? 5 के 15, है ना। बच गए कितने? 5 और। तो 5 और बच गए, तो इसमें से य र ल व क्या हो गया आपके? अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन को भी ले लो, है ना, अंतःस्थ व्यंजन को भी ले लो, समझ गए। तो कितने हो गए? तो 15 4 19। एक क्या होता है? तो ये जो अंगा देख रहे हो ना, उसी का तरह एक ढ होता है। क्या होता है? ढ, है ना, ढ होता है, समझे। ढ से डमरू वाला ढ, तो ड को भी ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? तो डमरू वाला ड को ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा जी? बन जाएगा आपका भाई साहब ये अल्प प्राण की 20 गो संख्या, अल्प प्राण के 20 गो संख्या, है ना, 20 गो संख्या बन जाएगा। चलो तो ड लिख लेना, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा चूक हुआ तो लिख लेना, ठीक है। चलो अब अगला वाला समझो, महाप्राण क्या होता है ना, महाप्राण व्यंजन क्या होता है समझना। कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता, मतलब बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसे व्यंजन को बोलने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और बोलते समय मुख से ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा वायु निकल जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो क्या कहेंगे कि वैसा व्यंजन जिसको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, बोलते समय मुख से ज्यादा वायु निकलती है, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या 15 होती है। कितना होती है? 15, मतलब कि अल्प प्राण से 5 गो कम, इसकी संख्या 15 ही होती है। अब कहिएगा कौन कौन होता है? तो जो बच गया था ना, उसका मैं देखू, उसका मैं क्या क्या था? प्रत्येक वर्गों का प्रथम था, तृतीय था, पंचम था, है ना। प्रथम था, तृतीय था, पंचम था, तो बच कौन गया है? द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और तृतीय बच गया, तो वही वाला उधर चल जाएगा, है ना। तो वही वाला ले लीजिए। तो ये जो ख और घ है क्या है? द्वितीय तृतीय है ना। छ और झ है द्वितीय तृतीय है। ठ और ढ है तो ये द्वितीय तृतीय, थ और ध है द्वितीय तृतीय, फ भ द्वितीय तृतीय। तो ये कितने हो गए? 2 गो मिलाइएगा तो 5 वर्गों का कितना हो गया? 10 गो, 10 गो। अब 5 गो और, तो सकार वर्ण और ह, सकार वर्ण और ह क्या हो जाता है आपका? हाँ, तो ये हो जाता है आपका कुल मिलाकर, सकार वर्ण और ह को जब ले लीजिएगा तो ये आपको कुल मिलाकर क्या हो गया? तो 14। और एक ढ से ढोलक वाला, ढ से ढोलक वाला मिला लीजिएगा तो ये ढ से ढोलक वाला आपका हो गया, तो कुल मिला के 15 गो, है ना, कुल मिला के 15 गो। ये सब द्वितीय व्यंजन है। तो द्वितीय व्यंजन वाला एक उधर चले जाता है अल्प प्राण में, और एक आ जाता है महाप्राण में। ढ और ढ जो द्वितीय व्यंजन बताए थे, संयुक्त के बगल में था, है ना, चलो स्पर्श के बगल में था। चलो अब समझो इसको बढ़िया से, आप समझो इसको क्या बढ़िया से, क्या समझे? बढ़िया से समझना है, ठीक है, बढ़िया से समझना। चलो अब यहाँ गौर करो, मान लो कि आप क्या करो? महाप्राण, है, तो महाप्राण के प्रत्येक वर्गों का क्या हो जाएगा? हाँ, द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और तृतीय, समझ, सॉरी यहाँ पे भाई साहब, सॉरी, द्वितीय और तृतीय ना, हाँ द्वितीय और तृतीय बोल रहा था ना। चलो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़। मैंने क्या बोला था भाई? यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो लिया था वो कौन कौन ले लिया था महाप्राण में? महाप्राण में अल्प प्राण में ले लिया था प्रथम, तृतीय और पंचम। तो बच गया क्या मेरा बच गया द्वितीय और चतुर्थी बच गया ना बाबू, माफ करना, द्वितीय और चतुर्थी बच गया, द्वितीय और चतुर्थी, है ना। तो अब द्वितीय और चतुर्थी वाला सबके सब क्या हो जाएगा? तो द्वितीय और चतुर्थी वाला सबके सब हो जाएगा महाप्राण। तो बताओ, द्वितीय वाला सबके सब ले लिए 5 गो, और चतुर्थी वाला ले लिए सबके सब तो 10 गो, है ना। अब के गो और करना है? तो 5 गो और करना है ना, तब तो होगा 15 गो, है ना, 15 गो होगा। तो इसमें से सकार वर्ण और ह ले लिए तो कितने हो गए? सकार वर्ण और ह मिला के 14 हो गए। और एक हो जाता है ढ से ढोलक वाला ढ, यहाँ देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, ये वाला यहाँ आ गया, इसको ढ से ढोलक वाला बना लेना। तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये महाप्राण की कुल संख्या हो जाएगी 15 गो, ठीक है। चलो अब समझना कि ये अनुस्वार क्या होता है ना। आप क्या समझोगे? अनुस्वार क्या होता है, ये विसर्ग क्या होता है, ये चंद्र बिंदु किसे कहते हैं, है ना, ये हलंत किसे कहा जाता है, समझे। हाँ, तो चलिए अब हम लोग 4 गो टॉपिक और समझेंगे। वो टॉपिक का नाम है क्या भाई? अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु, हलंत। तो बढ़िया से समझिए एकदम मजेदार तरीके से, है ना, मजेदार तरीके से। कहते हैं इसका प्रयोग जो है ना पंचम वर्ग के स्थान पे होता है। किसका? अनुस्वार का।
अनुस्वार का किसका प्रयोग होता है भाई? पंचम वर्ग के जितने भी वर्ण है ना, पंचम वर्ग, जो भी वर्ग के पंचम वर्ण है उसके स्थान पे किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का। और अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? तो एगो बिंदु, जो ऊपर में एगो बिंदु लगाते हैं ना, जैसे माँ लिखते हैं, माँ है ना, गंगा लिखते हैं, संभव लिखते हैं, संजय लिखते हैं, है ना। तो ये जो लिख देते हैं तो ऊपर में एगो क्या लगाते हैं? बिंदु, है ना, लगाते हैं ना बिंदु, जैसे मंटू, है ना, संजू, इस तरह से लिखते हैं। तो ऊपर में बिंदु जो लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। तो कहते हैं कि इसका प्रयोग जो होता है प्रत्येक वर्गों के पंचम जो वर्ण होता है उसके जगह पे होता है। आप कहोगे कैसे? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संभव। क्या लिखा हुआ है? संभव। तो ये संभव में क्या आ रहा है? म। क्या आ रहा है? म। देख रहे हैं आधा म आ रहा है ना, यहाँ गौर कीजिएगा तो आधा म आ रहा है ना। उसी माँ को हटा के मैंने क्या लिख दिया? अनुस्वार में लिख दिया। संभव ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, तो माँ की जगह पे आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिएगा यहाँ के जगह पे कैसे आता है? तो संजय ऐसे भी लिखा सकता है, यहाँ करके भी संजय लिखा जा सकता है, संजय, है ना, संजय ऐसे कहेंगे संजय। इस संजय को हम लोग बिंदु में बदल दिए, मतलब अनुस्वार में बदल देते ऐसे। अच्छा गंगा, तो गंगा में अंगा आ रहा है, अंगा आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे बदल दिए? गंगा, बिंदु में बदल के हम लोग कर दिए उसको अनुस्वार में बदल दिया। समझे? चलिए जी, बढ़िया है जी। अब मान लीजिए कि अब ये सब के सब तो अनुस्वार समझ गए कि प्रत्येक वर्गों के पंचम जो वर्ण होते हैं उसके स्थान पे हम लोग एक बिंदु का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से हम लोग आधे 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 अनुस्वार का प्रयोग करते हुए बिंदु में उसको ढाल के लिख सकते हैं। जैसे संभव तो ऐसे भी संभव, संजय तो ऐसे भी संजय, गंगा तो ऐसे भी गंगा, है ना, इस तरह से। अब समझते हैं विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग का मतलब ये जो दो दो को बिंदु होता है ना, इस तरह से, जो संस्कृत में मिलता है आपको ज्यादातर, है ना, संस्कृत में ज्यादातर मिलता है, तो उसको विसर्ग बोलते हैं। तो कहते हैं इसका प्रयोग जो है ना, उसका जो उच्चारण है ह के समान होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? ह के समान। जैसे संस्कृत में इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और किस लिए होता है? तो ह के लिए। जैसे बालकः, है ना, बालकः, हाटम, है ना। इस तरह से आप लोग देखे होंगे संस्कृत में क्या होता है? बालकः, ह ऐसे हो जाता है। राम, श्याम, है ना, राकेश ऐसे करके आ जाता है। तो अतः, प्रतः ऐसे बोलते हैं, तो ह का उच्चारण होता है। कहते हैं इसका उच्चारण न ह के समान होता है, और इसका चिन्ह होता है ना, दो दो को बिंदु होता है। इसका आमतौर पे प्रयोग जो होता है संस्कृत में ज्यादा होता है। जैसे अतः, है ना, या तो प्रतः, बालकः, है ना, राम, ऐसे करके। समझे? बिल्कुल। आप समझते हैं चंद्रबिंदु क्या होता है? तो कहते हैं जब किसी भी स्वर का उच्चारण नासिका से हो, क्या चाहिए? नाक से, है ना। कहते हैं जब भी कोई स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और उसका उच्चारण नाक से हो रहा है ना, और मुख दोनों से किया जा रहा है, नाक और मुख दोनों से किया जा रहा है, तब उसके ऊपर ना चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। तब उसके ऊपर क्या लगा दिया है? चंद्र बिंदु। मतलब कि जैसे माँ लिखते हैं, माँ, है ना, लगा दिया जाता है। तो उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। उसी चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। कहते हैं जब भी किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और वो नासिका मतलब नाक से और मुंह से दोनों तरफ से उच्चारित किया जा रहा है, नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है, तो उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा देते हैं, और उस चंद्र बिंदु को अनुनासिका कहा जाता है, अनुनासिका वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप हंसना लिखते हैं, तो हंसना, हंसना, तो हंसना जो बोलते हैं, हंसना, नाक और मुंह दोनों से, हंसना, हंसना, है ना। आंख, क्या बोलेंगे? आंख, 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 है ना। तो ये नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होता है, तो कहेंगे ये क्या है? ये एक प्रकार के चंद्रबिंदु लगाया गया है, और इसी चंद्रबिंदु को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 को स्वर होता है, 33 को व्यंजन में ये गिने नहीं जा गिने जाते हैं, परंतु ड, ढ तथा अन्न और अह के जोड़ने पर कई सारे वर्णों का मतलब बहुत सारी संख्या बढ़ जाती है, और कुल संख्या हो जाती है 48 को। कुल संख्या हो जाती है 48 को। समझे? तो इसका पॉइंट था कि हिंदी वर्णमाला में अगर स्वर गिनिएगा तो 11 को, और व्यंजन गिनिएगा तो 33 को। तो 11 33 कितने हुए? तो 11 33 कुल मिला के हुए 44 को। लेकिन अगर आप उसी 44 में अगर ड, ढ, अन और अह मिला देते हैं, उसी 44 को में ड, ढ, अन, अह मिला देते हैं, तो हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 को हो जाती है। कितना हो जाता है? 48, मतलब बढ़ जाती है। इसके मिलाने से, तो इसे विसर्ग और अनुस्वार को मिलाने से, है ना, कहीं वो जो है बढ़ जाती है, संख्याएं बढ़ जाती है।
अब समझिएगा हलंत क्या होता है। कहेंगे जब किसी व्यंजन वर्ण का प्रयोग है ना स्वर के रहित किया जाए, मतलब बिना स्वर का किया जाए, है ना, बिना स्वर के कोई व्यंजन वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, बिना स्वर के कोई व्यंजन वर्ण का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। क्या? तिरछी रेखा खींच दी जाती है। तो उसी तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? उस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। उस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं, समझे? मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा शब्द लिखे हैं और उसमें स्वर नहीं है, बिना स्वर के है, तो वह जो व्यंजन होगा ना वह एक आधा होगा, और उसको आधा वाला में नीचे में एक तिरछा रेखा खींच दिया जाता है, उसी तिरछा वाला रेखा को हलंत कहते हैं। तो हलंत का बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन है, ये परिभाषा है कि हलंत क्या है, तो जो व्यंजन स्वर के रहित हो, मतलब स्वर के बिना हो, और उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, तो उसी तिरछी रेखा को हम लोग हलंत कहते हैं। और जैसे मान लीजिए विद्या लिख रहे हैं, है ना, तो इसके नीचे अगर हलंत खींच दिए जाते तो ये मेरा क्या हो जाता? हलंत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये बिना व्यंजन का है ना। चलिए अब देखिए ये क्या है, आपका वर्णों के उच्चारण स्थान है। क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसे मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वो कहेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्णों का उच्चारण स्थान वह है जो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वर्ण को अगर देखिएगा तो हर एक मुख के अलग अलग हिस्सों से उच्चारित किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि कंठ और जीभ से निकलने वाला भाग जो है ना, कंठ और जीभ से निकलने वाला जो भाग होता है ना, उसमें विसर्ग ज्यादातर आता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहिएगा कि अ आ और क ख ग घ अंग और ह, क ख ग घ अंग और ह, मतलब मान लीजिए तो आप कह लीजिए आ और क ख ग घ अंग, मतलब क वर्ग और आ और ह। तो अगर देखा जाए तो ये सबके सब कहाँ से बोला जाता है? सबके सब बोला जाता है हमारे कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से और जीभ से, कंठ से और जीभ से, है ना। इसी को कौन सा श्रेणी में रखते हैं? कंठस्थ श्रेणी में रखते हैं। कंठस्थ श्रेणी में रखते हैं कि कंठ से बोलने वाला कौन कौन वर्ण होगा? तो क वर्ग के पूरा, क वर्ग के पूरा मतलब क ख ग घ, है ना, अंग, क ख ग घ अंग, और फिर अ और आ और फिर ह को, तो मतलब इतना को रख लीजिएगा ना, तो ये आपका कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ऐसी को कंठस्थ के श्रेणी में रखते हैं। कंठ और जीभ से निकलने वाला वह वर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, अगर तालु से बोला जाए, तालु और जीभ से बोला जाए, तो तालु और जीभ से कौन वाला बोला जाएगा? तो च छ ज ज इया, च छ ज ज इया जो रहता है वह तालु से बोला जाता है। और इसमें आया था आ, तो इसमें आ जाएगा ई, है ना। इसमें क्या आ जाएगा? ई, समझे? तो इसमें आ जाएगा ई और या और श, या और श, ठीक है, या और श। ये सब के सब किससे बोले जाएंगे? तालु से। क्यों? क्योंकि जो तालु से, तो तालव्य, तालु से मतलब तालव्य, उसको तालव्य के श्रेणी में रखा जाता है, तालव्य के श्रेणी में, है ना। अच्छा, ट ठ ड ड न, तो ट ठ ड ड न जब बोलेंगे तो ये क्या चाहिए? मूर्धा, है ना। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य सा, तो इसमें बोलते हैं मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा भी आ जाएगा, और ढ भी आ जाएगा, र भी आ जाएगा, है ना, ट ठ ड ड भी आ जाएगा, और इतना ही बल्कि री भी आ जाएगा। तो मतलब अगर ये सभी को देखिएगा, ये सबके सब किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। इसको मूर्धन्य के श्रेणी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। त थ द द न और ल और श, त थ द द न और ल और श को अगर देखा जाए तो दंत और जीभ से बोला जाता है, दंत और जीभ से, तो उसको दंतस्थ के श्रेणी में रखते हैं। क्या? दंत के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए प फ ब भ म, तो प फ ब म मिला लीजिए और उ को ले लीजिए। क्या लीजिए? उ को। तो प फ ब म और उ मिलाइएगा तो ये दोनों के दोनों ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे? ओष्ठ मतलब होठ से। इसको ओष्ठ के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। किसके श्रेणी में रखते हैं? ओष्ठ के श्रेणी में। अच्छा, ए को रखते हैं, तो ए जो है कंठ और तालु दोनों से, कंठ तालु जीभ दोनों से बोले जाते हैं, मतलब कंठ और तालु दोनों से बुलाता है। तो इसी को कंठ तालव्य के श्रेणी में रखते हैं, मतलब कंठ तालु मतलब कंठ तालव्य, है ना। और ओ औ जो है, तो ओ औ दांत और जीभ दोनों से बोले जाते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे कंठस्थ। क्या बोलेंगे? कंठस्थ, ठीक है, कंठस्थ। अच्छा, ब जो है, ब कहीं ना कहीं दांत और जीभ दोनों से बोले जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे दंतोष्ठ। क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ के श्रेणी में रखा जाता है। तो देखो हमने पूरी तरह से आपको पूरा डिटेल वाइज पूरा हम आपको वर्ण विचार ही खत्म करवा दिए। पूरा वर्ण विचार A to Z, एक भी बातें मैंने नहीं छोड़ी है जो कोई उंगली उठा के कह दे कि आपने ये पॉइंट छोड़ दिया हो,
एक एक चप्पा चप्पा से मैंने पॉइंट लिखे हैं, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में लिखे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से लिखे